Hello everyone, welcome back to our channel. There is new update for you guys. You guys are know very well about our mission. चीज़ें कॉम्प्लेक्स वे में होती हैं, उसको कॉन्साइज वे में, इन शॉर्ट और या आप इजी वे में समझ लीजिए, उसको बताना, उसको बनाना ही हमारा काम है। इस चैनल का यही मिशन है। इसीलिए आई वांट टू मेक अ वीडियो इन मिनट्स, इवन अंडर 10 मिनट्स। हम 10 मिनट्स के अंडर ही वीडियो बनाना चाहते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन हो या जो भी हम जिस पे हम वीडियो बना रहे हैं, जिस पे हम आपको समझा रहे हैं, उसको मैं 10 मिनट्स के अंडर ही बताना चाहती हूँ। इसीलिए वी आर नॉट गोइंग मेकिंग नोट्स। अब हम नोट्स मेकिंग नहीं करेंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए होगा तो आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए। अगर आपको हिंदी में नोट्स चाहिए तो आप यहाँ से ट्रांसलेट कर लीजिएगा, इंग्लिश में नोट करके हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिएगा। वैसे भी ये जो मैंने लैंग्वेज लिखा है इतना इजी है कि सबको समझ में आएगा। इतना इंग्लिश तो सबको आता है, ठीक है। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो क्वेश्चंस आए हैं कमेंट्स में उसको देखेंगे। किसी ने पूछा है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल क्या होता है। तो यू गाइज आर नो, क्योंकि मैंने इसको प्रीवियस लेक्चर में बताया है। गवर्नर जनरल इन काउंसिल क्या होता है, 1+4 की जो बॉडी होती है उसी को कहते हैं गवर्नर जनरल इन काउंसिल। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल क्या होती है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल, सबसे पहले तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया एक नई ऑफिस स्टार्ट हुई थी। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया है, और जो कि लंदन में बैठती थी और इनके अंडर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव की सारी पावर आती थी, ठीक है। इतना आपने देखा। लेकिन काउंसिल क्या थी, जो 15 मेंबर अपॉइंट हुए थे उसी को कहा गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल। इन शॉर्ट 1+15 की जो बॉडी है उसी को कहते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल। आई होप आपका आंसर मिल गया होगा। लेकिन आज के टॉपिक पे हम आते हैं। आज के टॉपिक पे आने से पहले आपको मैं प्रीवियस लेक्चर से जोड़ूंगी, जो कि मैंने आपको बताया ही था। आफ्टर 1857 की रिवोल्ट के बाद ब्रिटिशर्स को ऐसा फील होने लगा था कि अब इंडियंस की कॉपरेशन लेना या इंडियंस को अपने एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूड करना ज़रूरी हो गया था। इसीलिए अब यहाँ से वो इंडियंस को या अपने एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूड करना स्टार्ट कर देंगे 1861 से। लेकिन अब सबसे पहले ये जानेंगे कि 3 इंडियन काउंसिल एक्ट इनेक्ट किए गए थे किसके द्वारा, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, विच इज़ 1861 जो हम पढ़ रहे हैं, 1892, उसके बाद 1909, ठीक है। इतना हमने देखा। अब इसके फीचर्स क्या हैं। फीचर्स ये हैं, इंडियन को लॉ मेकिंग प्रोसेस से जोड़कर रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस की स्टार्टिंग की गई थी। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है बिगिनिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस बाय एसोसिएटिंग इंडियन विथ लॉ मेकिंग प्रोसेस। रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस की स्टार्टिंग ही इंडियन को लॉ मेकिंग प्रोसेस से जोड़ के की गई थी। ये हमारा पहला फीचर हो गया। और सेकंड फीचर हमारा ये है कि डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गया था। तो सबसे पहले आप अपने ये दिमाग में बैठा लीजिए कि कहीं डिसेंट्रलाइजेशन लिखा हो कि कब स्टार्ट हुआ, तो आपके दिमाग में ये बात आ जाना चाहिए कि 1861 को तुरंत आप मार्क करेंगे, टिक करेंगे, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ पे स्टार्ट हुआ। उसके पहले मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है 1773 में जो गवर्नर जनरल और बॉम्बे के गवर्नर जो होते थे वो सबऑर्डिनेट होते थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। उसके बाद मैंने आपको 1833 में बताया है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थी उनके पास सारी लेजिस्लेटिव पावर थी, और जो गवर्नर ऑफ मद्रास, गवर्नर ऑफ बंगाल, उनके पास कोई लेजिस्लेटिव पावर नहीं थी, यहाँ उनसे छीन ली गई थी। लेकिन यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डिवीज़न ऑफ पावर। यहाँ पे पावर का डिवीज़न हो जाता है। और सेंट्रलाइजेशन मतलब होता है कि एक ही पर्सन के पास सारा पावर था, उसी को कहते हैं केंद्रीकरण, और इसको हिंदी में कहते हैं विकेंद्रीकरण, ठीक है। आप डिसेंट्रलाइजेशन मतलब समझ गए होंगे। तो डिसेंट्रलाइजेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज़ को उनकी लेजिस्लेटिव पावर वापस कर दी गई थी, ठीक है। ये हमारा इतना हमने देखा। वाइसरॉय के पास यहाँ पे मेंबर को नॉमिनेट करने का पावर भी था। इसीलिए इन्होंने पहली बार 3 इंडियंस को अपॉइंट किया था। कौन कौन थे वो इंडियंस? वो इंडियन थे राजा बनारस, महाराजा पटियाला और सर दिनकर राव। कौन कौन वो 3 इंडियंस थे? राजा बनारस, महाराजा पटियाला और सर दिनकर राव, ठीक है। वो याद हो जाएगा आपको, एक बार रिवीजन करेंगे तो आपको ईजिली याद हो जाएगा, ठीक है। इतना हमने देखा। न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की गई थी, जो कि बंगाल में किया गया था, पंजाब में किया गया था और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में किया था। कब कब किया गया था? 1862 में किया था बंगाल में, पंजाब में 1897 में, और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में किया गया था 1886 में, ठीक है। ये हमारा थर्ड फीचर हो गया।
इसके बाद फोर्थ फीचर्स पे हम आते हैं। पोर्टफोलियो सिस्टम स्टार्ट कर दिया गया था किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इन 1859 में, जिसके अंडर जो काउंसिल होती थी, वाइसरॉय काउंसिल, वो इंचार्ज होते थे 1 डिपार्टमेंट्स या 2 डिपार्टमेंट के। ठीक है, वाइसरॉय काउंसिल क्या होता है? वाइसरॉय काउंसिल क्या होता है? तो एक वाइसरॉय हो गया और उसके मेंबर जो हो गए उसी को कहते हैं वाइसरॉय काउंसिल। ठीक है, ये हमने देखा। अब वाइसरॉय के पास यहाँ पे ऑर्डिनेंस इशू करने का पावर था, वो भी विदाउट एनी कंसल्टेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग इमरजेंसी टाइम। इमरजेंसी टाइम में ऑर्डिनेंस पावर था उनके पास इशू करने का, वाइसरॉय के पास। ऑर्डिनेंस मतलब होता है अध्यादेश, अध्यादेश जारी करने का पावर किसके पास था? वाइसरॉय के पास। आप पहली बार यहाँ पे जो ऑर्डिनेंस वर्ड है ये हमारे लिए पॉलिटिकली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऑर्डिनेंस वर्ड आप पॉलिटिक्स में पढ़ेंगे। जो प्रेसिडेंट करता है, ऑर्डिनेंस इशू करने का पावर प्रेसिडेंट के पास होता है, इसीलिए पहली बार वाइसरॉय के पास ये पावर था जो विदाउट कंसल्टेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के ड्यूरिंग इमरजेंसी टाइम में ये कर सकता था। इसकी जो लाइफ होती थी वो 6 मंथ की होती थी। ठीक है, इतना आपने देखा। बाकी इसका जो नेक्स्ट है 1892, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट्स में बताइएगा कि क्या नहीं समझ में आया।